नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ। आईजीपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। श्रम न्याय के पोर्टल की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल की लॉन्चिंग। कल कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। सुबह 11:45 पर पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। कांग्रेस के सांसद विधायक कांग्रेस जनों से मिलेंगे। अयोध्या कैंट स्टेशन पर बनेगा नया पैसेंजर टर्मिनल। दिसंबर 2026 तक पैसेंजर टर्मिनल का पूरा होगा काम। अयोध्या में वंदे भारत ट्रेनों का होगा मेंटेनेंस। नोएडा में निक्की हत्याकांड, जान की भीख मांगते रहे निक्की पति ने जिंदा जलाया। नोएडा में पिता बोले दामाद मेरी मर्सिडीज लेना चाहता था। आगरा में बुखार खांसी से लेकर कैंसर तक की 42 दवाएं नकली। औषधि विभाग की जांच में बड़ा खुलासा। एंटीबायोटिक समेत कई तरह के नकली दवाएं बरामद। लखनऊ, सीतापुर, हाथरस समेत 10 शहरों में तेज बारिश। आज 40 जिलों में अलर्ट। उन्नाव में 14 करोड़ से बना बंधा गंगा में बहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। पीसीसी कार्यालय पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने बनाया है उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। राजधानी के मॉल एवेन्यू में है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और देखिए आप आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं कन्नौज से। बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको हम बता रहे हैं। मंत्री की जाति को लेकर भी युवकों ने कहे अपशब्द। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नीले रंग का झंडा भी युवकों ने फाड़ा है। कन्नौज से बड़ी जानकारी। असीम अरुण को गाली देते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। मंत्री की जाति को लेकर भी युवकों ने कहे अपशब्द। नीले रंग का झंडा भी युवकों ने फाड़ा। गैर समुदाय को लेकर दी जा रही गालियां। तरवा की गांधी चौराहे का बताया जाता है वायरल वीडियो। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कन्नौज से अहम जानकारी। असीम अरुण को गाली देते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। मंत्री की जाति को लेकर भी युवकों ने कहे अपशब्द। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नीले रंग का झंडा भी युवकों ने फाड़ा। अहम खबर आपको हम बता दें। गांधी चौराहे खड़े। गांधी चौराहे। हाँ।
तो जरवा के गांधी चौराहे का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जाता है। गैर समुदाय को लेकर अहम बातें, बड़ी जानकारी। असीम अरुण को गाली देते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्री की जाति को लेकर युवकों ने कहे अपशब्द। बड़ी खबर सामने आ रही है। नीले रंग का झंडा भी युवकों ने फाड़ा है। गैर समुदाय को लेकर दी जा रही गालियां। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, असीम अरुण को गालियां दी गई हैं और ये वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक नीले झंडे को भी फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गैर समुदाय को लेकर गालियां दी जा रही हैं। पूरी जानकारी क्या है अब तक? क्या इस वीडियो को लेकर कोई संज्ञान लिया गया? कौन है ये युवक? ये बिल्कुल बता दें, ये वीडियो कुछ पुराना बताया जा रहा है और ये वीडियो बताया जा रहा है जैसे कि युवक बोल भी रहे हैं कि हम लोग गांधी चौराहे पे हैं। तो कन्नौज में एक जगह है सिरवा कोतवाली क्षेत्र, जहाँ पर ये गांधी चौराहा बना हुआ है, वहाँ पर ही ये युवक हैं और कुछ गाना भी बैकग्राउंड में बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान ये युवक काफी ज्यादा आवेशित हो गया और असीम अरुण को बहुत ज्यादा इन्होंने अपशब्द बोले हैं, उनकी जाति को लेकर अपशब्द बोले हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी हैं। लेकिन ये मामला अभी उस तरह से सुर्खियों में नहीं आया। फिलहाल मामला पुलिस कप्तान के संज्ञान में है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का मामला कोई भी प्रकाश में आता है तो उसमें सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अपने आप में काफी गंभीर है। वर्तमान समय में जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक भी हैं असीम अरुण, लगातार अपने कार्यों को लेकर वो चर्चा में भी रहते हैं और अच्छे अधिकारी के बाद जिस तरह से उन्होंने राजनीति ज्वाइन की तो उसमें उनकी गिनती होती है। लेकिन जिस तरह से अब ये वीडियो एक सामने आया कि साफ तौर पे उनको कुछ युवा इस तरह से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सेवा में एक विवाद भी हुआ था, वो मामला भी काफी तूल पकड़ा था। उसके बाद इस तरह का वीडियो आया है। ये युवक खुलेआम गालियां बक रहे हैं, ये युवक खुलेआम गैर समुदाय को लेकर गालियां बक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर इस तरह की गतिविधि हो रही है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या करता है? फिलहाल पूरा मामला कप्तान के संज्ञान में है। उन्होंने कहा है कि वीडियो की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। असीम अरुण को गाली देते युवक का वीडियो वायरल हुआ, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां कल मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व। गणपति बप्पा मोरया से गुंजायमान होकर शहर कलकत्ता से आए कलाकारों ने तैयार की हैं प्रतिमाएं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जगह जगह पर पूजा पंडालों में सजाई जा रही हैं प्रतिमाएं। विधि विधान से शुरू होगा विघ्नहर्ता का पूजन अर्चन। 35 सालों से मूर्तिकार यहां आकर तैयार करते हैं प्रतिमाएं। स्थापना के लिए प्रतिमाएं खरीदने को खूब उत्साह दिखा। गणेश महोत्सव पर दिखाई दे रहा महंगाई का असर। सत्या नगर काली मंदिर के पास से मूर्तिकारों का बसेरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे, विधि विधान से शुरू होगा विघ्नहर्ता का पूजन अर्चन। 35 सालों से मूर्तिकार यहां आकर तैयार करते हैं प्रतिमाएं।
गणेश चतुर्थी का पर्व कल है, जहां पूरे देश गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा जो मंडल है वो गूंज उठेगा। उसी को लेकर के आज रायबरेली में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो गणेश प्रतिमा है उनको आज अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रायबरेली जिले में जो है गणेश पूजा को लेकर के लोग यहाँ पे मूर्ति लेने आए हैं और यहाँ मूर्ति बनाने बंगाल से यहाँ पे पहुँचते हैं, मूर्ति बनाते हैं। बताया जा रहा है लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे मूर्ति बनाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये मूर्ति लेने आए हैं और किस प्रकार पूजा अर्चना करेंगे इन्हीं से जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सुरेश चंद माली, कहाँ से आए हुए हैं? सोनिया नगर रायबरेली। ये कल गणेश चतुर्थी है, किस प्रकार आप लोग आज मूर्ति लेने आए हो, किस प्रकार पूजा अर्चना करेंगे कल? कल बढ़िया से पूजा करेंगे गणेश भगवान की। कब से मूर्ति स्थापना वगैरह कर रहे हैं? अब की 5वां साल है। क्या महंगाई वगैरह इस बार मूर्तियों में देखने को मिली? हाँ मिली है, महंगाई थोड़ी बहुत मिली है। कितना रेट बढ़ा पहले से इस बार? 150, 100, 200, 400, 500 जैसे मूर्ति लीजिए वैसे ही दाम चल। तो क्या लग रहा है यहाँ पे रायबरेली में कितने स्थानों पे मूर्ति बनने जाती है? मूर्ति तो यही ज़्यादा बनते हैं। तो ये देख सकते हैं रायबरेली में आज मूर्ति लेने यहाँ पे लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि रायबरेली जनपद में तकरीबन 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहां से बंगाल से लोग आ करके जो है मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। ये रायबरेली में काली मंदिर में मौजूद है, जहां देख सकते हैं गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है और कल से गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान श्री गणेश की जो है पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर के रायबरेली में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कमरे में फंदे पर झूलता मिला शव। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। 2 साल पहले हुई थी शादी। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच में जुटी हुई है पुलिस। थाना कपूर क्षेत्र के गढ़ी ठकुरान मोहल्ले में वारदात हुई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। कमरे में फंदे पर झूलता मिला शव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या हुआ था इनके साथ? भैया मम्मी तो ना हूँ, मैं चाहती हूँ पर अच्छा। मैं नहीं पा रही हूँ। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, क्या हुआ था इनके साथ? कुछ ना, मेरी बच्ची कुछ ना बता भाई। जब भी फोन पे बात कराई, पहली बात तो करन ना दे भाई, और कराई तो संग संग लगे डोला है। और एक बार मैं घर ले गई है, मुश्किल से 8 दिन रुकन रही। तो नू कह रही चाची जब भी फोन मांगू तो नू कह मैं ना फोन ना मिलेगा बात करने को। और जब भी थोड़ी बहुत बात हो गई मेरी तो लोग कह रहा कहाँ से है। जब भी मैं तुमसे बात करूँ जब भी मेरी सास मुझसे लड़े, जब ये लौटा लो क्या कर रहा हूँ मेरी लौटिया के सामने क्या तो कहाँ दिन किया है। खबर है कौशाम्बी से, जहां पर सराथू तहसील के उप निबंधक कार्यालय निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं की नाराजगी सड़क पर आ गई है। भवन निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर तहसीलदार सराथू अनंत राम अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बालेंद्र गर्दवेदी ने प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हुए संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पूर्व में संघ को रजिस्ट्री दफ्तर निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजते समय अधिवक्ताओं को भरोसे में लेने का आश्वासन दिया गया था। बावजूद इसके एसडीएम सराथू ने संघ को भूमि चिन्हित करने के संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अधिवक्ताओं ने नगर पंचायत परिसर में स्थित रजिस्ट्री दफ्तर को करीब 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की कोशिशों पर नाराजगी जताई है। कहा कि चिन्हित स्थान पर कार्यालय भवन निर्माण से अधिवक्ताओं सहित सभी को असुविधा होगी, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को हठवधता छोड़कर तहसील परिसर के आसपास ही रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित कराना चाहिए। और
और ना ही कोई भूमि आवंटित की गई है। वो मानक के रूप में भूमि मांग रहे हैं, तो भी भूमि उपलब्ध है यहाँ पे ग्राम सभा की। कासगंज में समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य ने जिला कलेक्ट्रेट में मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन आयोग ने एफिडेविट की मांग कर मामले को टाल दिया है। शाक्य ने बताया कि 2022 में सपा अध्यक्ष ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चुनाव आयोग की हठधर्मिता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है और जवाब देगी। तो वहीं पूर्व विधायक पूजा पाल के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि पूजा पाल से बयान दिलवाया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। आयोग की जो मंशा है, अगर कोई आरोप लगाता है तो आरोप का उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब न देकर जिस एफिडेविट की उन्होंने मांग की है, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 18,000 एफिडेविट दिए थे, जिनका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता लगातार बरकरार रखे हुए है और निश्चित तौर पे अब जनता जान चुकी है कि ये वोट चोरी से सत्ता हथियाते और इस बार इनको जवाब देंगे। गाजीपुर जनपद में गंगा नदी के उफान ने 100 से अधिक गांवों की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गईं। धान, गन्ना और अन्य फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई, जिससे किसानों के साल भर की मेहनत और निवेश पानी में बह गया। अब आपदा विभाग ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। एडीएम दिनेश कुमार के अनुसार लेखपालों के द्वारा खेतों का आकलन किया जा रहा है। शासन ने मुआवजे की दरें तय कर दी हैं। सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए और असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। अब तक 1,053 खेतों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे डेटा को कृषि निवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि मुआवजा वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। बाढ़ के आने पे जो प्रभावित जनसंख्या है उनको राहत किट इत्यादि की वितरण किया गया है, लेकिन फसल क्षति का जो अनुमान तभी लगता है जब पानी उतरता है। इस समय जलस्तर उतर चुका है और बाकी उतर रहा है। जैसे जैसे खेत खाली हुए हैं उसको हम सर्वे करा करके जहाँ जहाँ जिन घाटों पर फसल लगाया गया था और उसमें नुकसान हुआ है उसको हम कृषि निवेश पोर्टल पे दर्ज करते जा रहे हैं। जौनपुर के जमालपुर रामपुर थाना क्षेत्र के बनीजेही गांव में बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सुबह जब ग्रामीणों ने टूटी हुई प्रतिमाएं देखी तो आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। जालौन से आई खबर ने एक बार फिर से सरकारी राशन वितरण प्रणाली की पोल खोल दी है। जैसे ही कोटेदार की दुकानों पर चावल और गेहूं पहुंचता है, चावल माफिया सक्रिय हो जाते हैं। यह माफिया गरीबों को मिलने वाला राशन उच्च दामों में खरीद कर दूसरे राज्यों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने खुलासा किया कि वो खुद राशन का चावल और गेहूं खरीदकर माफियाओं को दामों में बेचते हैं। विभाग या अधिकारियों ने कई बार रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे तुम्हारा कोई तुम्हें थोड़ी दिखाई ये तुम्हारा चावल है। अरे तुम्हारा कोई तुम्हें थोड़ी दिखाई ये तुम्हारा चावल है। ठीक है। अरे तुम्हारा कोई तुम्हें थोड़ी दिखाई ये तुम्हारा चावल है। अरे तुम्हारा कोई तुम्हें। यूं तो यूपी गवर्नमेंट गरीबों को उत्थान को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन के उरई मुख्यालय की, जहां पे लगातार राशन माफिया
चावल माफियाओं को चावल वितरण करने के बहाने से उन लोगों को चावल सप्लाई कर रहे हैं। देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से इन चावल माफियाओं पर कंस कसता है, कब इन पर कार्रवाई की जाती है, कब इन लोगों को पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आ रही तो कहीं न कहीं चावल माफिया गरीबों के निवाले पर अपना आका डाल रहे हैं। सामने ये आया है कि दुकानदार भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से चावल माफिया चावल खरीद रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे चावल माफियाओं पर कब कमान कसती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। खबर है जौनपुर से, जहां पर सिटी कोतवाली मछली शहर के पास जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में लगातार 7 घंटे सर्च अभियान जारी रखने के बाद भी एनडीआरएफ के हाथ खाली के खाली बने रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए वाराणसी से एनडीआरएफ टीम को बुलाया था। टीम के जवानों ने भी यहां पहुंचने के साथ ही आनन फानन में अभियान शुरू कर दिया था। बावजूद इसके नाले में बहे शवों तक टीम के हाथ नहीं पहुंच सके। इसके पहले राजस्व अमले की मौजूदगी में नगर प्रशासन द्वारा भी सर्च अभियान चलाया गया था। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भूटपुरवा गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बड़े भाई ने अपनी शादी तक त्याग कर दिन रात मेहनत करके छोटे भाई को अफसर बनाया, लाखों का कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई कराई, लेकिन अफसर बनते ही छोटे भाई ने रिश्तों को ठुकरा दिया। पीड़ित बड़े भाई का आरोप है कि अब वही छोटा भाई प्रॉपर्टी के लिए उसे और पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगाई है। मामला न सिर्फ पारिवारिक विश्वासघात का प्रतीक है, बल्कि समाज में रिश्तों की बदलती तस्वीर को भी उजागर करता है। सर मामला ये था कि 2001 में सर मेरे घर की स्थिति खराब थी, तो ये 2001 में नवोदय विद्यालय में आए थे। प्रिंसिपल साहब उनका एडमिशन नहीं कर रहे थे, तो पापा जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जाने के लिए पूरी ज़मीन में लोन लेना पड़ा। इनके लिए उस समय 60,000 रुपये लोन लिया गया। तो मैं उसी इनकी हाई कोर्ट में इनकी पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए ये नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए। फिर तो सर मेरे बाबा ने ये कहा था कि तुम्हें 5 बीघा अतिरिक्त ज़मीन मिलेगी, लेकिन उस समय मेरे पापा जी बीमार रहते थे, तो वो बीमार रहते थे, उन गठिया बात था, वो खेती कर नहीं सकते थे। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि तुम बटाई पर ज़मीन करिए, उसकी कीमत में अंत में दी जाएगी। तो इन भाइयों को पढ़ाते रहे और मैं 25 वर्ष से इनका लोन ले रहा हूँ, जो इन्हें 60,000 रुपये दिया है। अब ये ना लोन ले रहे हैं और ज़मीन में हिस्सा ले रहे हैं, और मैंने जो अपनी मेहनत से घर बनवाया था वो ये लेखपाल थे, उसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने मेरे तीनों भाइयों के नाम कर लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।